हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आज आज हम सीखेंगे भाई। हमने तो ये तो देख लिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। क्या इससे मुझे कुछ समझ में आ रहा है केमिकल रिएक्शन होती क्या है? भाई हमें तो सर एक्सपेरिमेंट की आदत है, हम बिना एक्सपेरिमेंट के कैसे काम करेंगे सर? हमें तो हर चीज़ ऑब्जर्व करने की आदत है। तो लो भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक था रमेश और एक था सुरेश, दोनों की बढ़िया जमकर लड़ाई हुई। उसने उसको कूटा और उसने उसको कूटा, एकदम घमासान युद्ध हो चुका मेरे भाई। अब क्या करें? रमेश अपने घर गया, सुरेश अपने घर गया। दोनों के पेरेंट्स ने दोनों से पूछा, भाई तू जब गया तब तो अच्छा था, अब जब लौटा है तो गाल सूजे और लाल है, तुम्हारा क्या हाल है मेरे भाई? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? केमिकल रिएक्शन कैसे हुई? देखो, जैसे कोई भी चीज हुई है ये हमें पता कैसे चलेगा? तो कोई भी चीज हुई है ये हमें पता चलेगा मेरे भाई चार चीजों से। वो चार चीजें क्या हैं? वो हमारे लिए क्लूज होते हैं कि कोई भी चीज हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको मारा, या सपोज रमेश ने सुरेश को मारा, तो पहले जब उसका गाल था वो बिल्कुल सफेद और गोरा था, है ना, डव के साबुन की तरह। लेकिन जब उसके गाल में 2-3 थप्पड़ गले तो वो लाल हो गया। तो ये क्या शो करता है? चेंज इन कलर, मतलब रंग ही बदल गया। रंग बदल गया तो पता चला कि कुछ ना कुछ हुआ है मेरे भाई, तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। उसके बाद दूसरी चीज, जब गाल में गर्मा गर्म घले धड़ाधड़ तो गाल गर्म हो गए। वो महसूस किसको हुआ? रमेश को भी हुआ और सुरेश को भी हुआ। ऐसा क्या है? मतलब चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हमको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। तो अब मुझे अगर ये पता करना है कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई, तो मेरे दोस्तों हम वो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट है। अब वो 4 कौन कौन से पॉइंट है जिससे हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं? जरा एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। अब फर्स्ट पॉइंट इज ये कलर। फर्स्ट पॉइंट हमारा किसके बारे में बात करता है मेरे भाई? कलर के बारे में। मतलब क्या हुआ? कलर चेंज हो रहा है। यदि कलर चेंज हो रहा है दैट मीन्स इट शोज केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन। कैसे? जैसे कि किसी ने सिल्वर देखा है? सिल्वर, या चलो लोहे की बात, आयरन की बात करते हैं। घर में जो तुम्हारे लोहा है, उस लोहे में क्या हो रहा है? तुमने उस लोहे को धूप में रख दिया। अब उस लोहे पे धूप भी लग रही है, पानी भी लग रही है। कुछ दिनों में देखोगे वो जो लोहा एकदम चमचमाता हुआ लेके आए थे, अब उस पे ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो चुकी है। क्या डिपॉजिट हो चुकी है? ब्राउन लेयर। उस ब्राउन लेयर की वजह से क्या हो रहा है? उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है पॉइंट? ऑर्डर चेंज हो जाए। ऑर्डर कैसे चेंज होगा? खाना मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद क्या हुआ? ये भाई क्या कह रहा है पता नहीं। खाना बनाने के बाद क्या हुआ? खाना बनाया तो आटा जब हमने माड़ा तो पहले तो वो पार्टिकल्स में था, फिर वो एक बड़े से डो में चेंज हो गया। तो वो क्या हुआ? चेंज इन ऑर्डर। किस में चेंज हो गया वो? ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर वो देखा इंस्टेंट खिचड़ी में कहता ऑर्डर। हाँ, तो ये वो वाला ऑर्डर नहीं है, ये स्मेल वाला ऑर्डर है। या फिर हमने किसी भी एलिमेंट को हीट किया। किसको हीट किया? किसी भी एलिमेंट को। सपोज मैंने फेरस सल्फेट को हीट किया या उसका रिएक्शन कराया, तो उसमें एक गैस रिलीज हुई, जिस गैस को हम बोलेंगे SO2। कौन सी गैस रिलीज हुई भाई? SO2। इस SO2 गैस में क्या होगा? पंजेंट स्मेल हुई। पंजेंट स्मेल का मतलब बदबू आती है बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है घुटन सी होती, खड़े रहते नहीं बनता। ठीक है। तीसरा क्या है? स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि यूपी से MP चलेगा, MP से हरियाणा चलेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। यहां स्टेट का मतलब है एलिमेंट्स की स्टेट, यानी एटम की स्टेट से। अब एटम की कितनी स्टेट होती हैं? तो मेरे भाई एटम की 3 स्टेट होती हैं। कैसे समझेंगे एटम की 3 स्टेट के बारे में? जरा यहां देखना।
एक होती है सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस और एक एक्वस। ये 4 स्टेट होती है। AQ मीन्स एक्वस, AQ मीन्स एक्वस, S मीन्स सॉलिड, L मीन्स लिक्विड और G मीन्स गैस। G मीन्स गैस। अब इसका कोई रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल है। देखो जो BaCl2 है ये एक लिक्विड है। BaCl2 क्या है? एक हमारा BaCl2 एक लिक्विड है। समझ में आ रही है ना बात? BaCl2 क्या है? लिक्विड। Na2SO4 भी क्या है? हमारा लिक्विड है। Na2SO4 हमारा क्या है? लिक्विड। अब इसका नाम क्या है? तो Na2SO4 को हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट और BaCl2 को हम बोलते हैं बैरियम क्लोराइड। जब ये दोनों लिक्विड स्टेट में है और इन्होंने रिएक्ट किया तो इनके रिएक्शन से एक नई स्टेट डेवलप हुई, एक नया कंपाउंड बना। वो नया कंपाउंड है बैरियम सल्फेट। नया कंपाउंड क्या है? वो बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट जो है वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में, या फिर इसको हम बोलते हैं, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? PPT। PPT का मतलब तो आप सब जानते होंगे। PPT किसको बोलते हैं हम? PPT हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट को। तो मेरे भाई बात समझ में आई? प्रेसिपिटेट को PPT बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट के बारे में क्या जानते हैं हम? तो प्रेसिपिटेट के बारे में हम ये जानते हैं, इट इज इनसॉल्यूबल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? इनसॉल्यूबल। अब बात करते हैं 4 प्रॉपर्टी के बारे में, गैस के बारे में। गैस के बारे में क्या? कभी स्कूल में कहा होगा ना दोस्तों ने, भाई जैसे तुमने कहा जाके, भाई आज तो मैं आलू के पराठे खा के आया हूं और आलू के पराठे के साथ साथ मूली के पराठे भी थी, मजा ही आ गया मुझे तो। अब दूसरा ऐसा देख रहा है, क्या कह रहा है ये? तू आलू के पराठे के साथ मूली के पराठे भी खा के आया? भाई मूली के पराठे खा के आया तभी तू सड़ी गैस नहीं, हवाएं छोड़ रहा है। ये हवाएं मेरे मन को और वातावरण को दोनों को दूषित कर रही हैं। तो गैस क्या है? तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस बन रही है या गैस इवॉल्व हो रही है तो उस रिएक्शन को तो हम कहेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है मेरे भाई? केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में या पिछले लेक्चर में कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई है। मान लो गैस फॉर्म ही नहीं हो रही, ये हमें पता ही नहीं चल रहा कि गैस फॉर्म हो रही है, तो यहाँ उस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लास्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है? या तो हीट इंक्रीज होगी या हीट डिक्रीज होगी, या तो हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर मतलब कोई भी चीज़ या तो ठंडी हो जाएगी या कोई भी चीज़ गर्म हो जाएगी। तुमने खाना रखा और ठंडे का मौसम था और वो ठंडा हो गया कुछ देर बाद, तो कहेंगे यार टेम्परेचर की सर्दी बहुत है भाई, तुमने जल्दी खाना नहीं खाया, नहीं तो गर्म खाना खाने को मिलता, अब खाना तो ठंडे ही हो गया, टेम्परेचर बदल गया मतलब उसका। या फिर गर्मी में कुछ हम ठंडी आइसक्रीम खानी है, लेकिन क्या होता है जैसे ही आइसक्रीम को हम फ्रिज से निकालते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है। क्यों? उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है मेरे भाई? टेम्परेचर। बहुत लोगों का मन आइसक्रीम खाने का कर रहा होगा, आइसक्रीम की सुन के, मेरे भाई घर पे जाके बाद में खा लेना, अभी मेरा लेक्चर सुन लो। तो हमें 5 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि हमको ये 5 चीजें देखने मिल रही है मेरे भाई, तो समझ जाओ तुम मुकद्दर के सिकंदर हो और तुमने केमिकल रिएक्शन पे जीत हासिल कर ली है। अब इनके एग्जाम्पल्स को और हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बारी बारी से देखेंगे ना, तो बने रहना चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान शर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नई जंग जो हमारे लिए कभी पुरानी थी ही नहीं। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे जिगर के छल्लों,
अब यहाँ पे सुन लो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा चीज पढ़ेंगे अब देखो 5 पिलर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन्हीं को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन से टाइप में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, अभी के लिए इतना। अच्छा, हम 4 चीजें जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी उनको थोड़ा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक्वस, एक्वस मीन्स AQ। एक्वस को हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी AQ दिख रहा है किसी रिएक्शन में या रिएक्टेंट में, दैट मीन्स वो एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो एक्वस सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर आइदर प्रेजेंट इन अ लिटिल अमाउंट और बहुत ज्यादा अमाउंट। जैसे कि तुमने क्या किया, नींबू पानी बनाया, अब तुमने उसमें चाहे 2 चम्मच पानी डाला, या तुमने एक पूरा लोटा भर के पानी डाल दिया, या तुमने पूरा 1 गिलास पानी डाल दिया। वाटर तो है, इसमें पानी होने की वजह से उसको हम मेरे दोस्त एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आ गया हो तो आगे देखो लेक्चर को, ठीक है। अब लिक्विड, एल से लिक्विड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो लिक्विड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो गैस को हम जी माने जीनियस। पार्ले जी खाओ और जीनियस बन जाओ। हा। मजा आया कि नहीं आया? जो पाजी बल्ले चिक दे। देखो अब इधर गैस हो गया, इसी को हम वेपर बोलते हैं। अब मैंने कहा H2O लिक्विड, और यही दूसरी चीज देखो H2O गैस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H2, नहीं समझ में आ रहा है? देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H2O लिक्विड एंड H2O गैस? तो H2O लिक्विड जो तुम्हारा है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो H2O गैस है तुम्हारा वो वाटर वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठोको ताली और चलो आगे। अब आगे हम देखते हैं दूसरी चीज। अब हमने जो साइंस पढ़े थे रिएक्शन के, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा एक विजुअल देखते हैं, आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्त मूवी देखने में। तो ये क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है रस्टिंग के बारे में, डो के बारे में, और रिएक्शन कैसे हो रही वो चीजें बता रहा है मैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या देखना है? द थर्मोडायनेमिक इंजन। ये क्या है थर्मोडायनेमिक? सर ये थर्मोडायनेमिक क्या होता है? क्या होता है थर्मो? तो थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक मीन्स मूवमेंट। हीट के मूवमेंट को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये 11th का बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, ये 11th में सीखेंगे। 10th में भी हमें इनसे रिलेटेड 2 चीजें सीखनी है। पहली क्या है? फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रेडिएटिंग आउटवर्ड। देखो डायग्राम में दिख भी रहा होगा, मतलब जो हीट एनर्जी है वो बाहर जा रही है, दैट मीन्स। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी? इन विच क्या होगा? इन विच हीट एनर्जी आइदर रिलीज, इवॉल्व्ड और लिबरेटेड। या तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी या लिबरेट होगी या रिलीज होगी, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, आपको दिख ही रहा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के डायग्राम और प्रोसेस के बाद सबने देखा ही होगा। इस रिएक्शन को चेक कर लेना, मजा आ जाएगा। और क्विकलाइम का रिएक्शन भी आप देख लेना तो आपको आनंद आ जाएगा। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला मेरे भाई। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब है इनवर्ड, मतलब अगर हमारी जो हीट कोई भी चीज अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरी हीट एनर्जी
एब्जॉर्ब हो रही है, यूज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या फिर यूज हो रही है या इन्वॉल्व हो रही है। क्या हो रही है? इन्वॉल्व। इन तीन में से यदि कोई भी कीवर्ड मिल रहा है तो आंख बंद करके लिख देना, कहना ईशान सर ने मंत्र फूक के दिया है, बाबा जी की बूटी है ये। तो ये जो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे हम पीवाईक्यूज में देखेंगे। रेस्पिरेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फोटोसिंथेसिस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है और एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है। अब इसको हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो अब हमको देखनी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमको क्या देखना है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको दिख रहा हो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मतलब हो क्या रहा है इसमें? इसमें मेरे भाई कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के, और 2 से 3 हो गए यहाँ पे, है ना, 2 से 3 हो गए। 2 से 3 कैसे हो गए? ए और बी का कॉम्बिनेशन हुआ, ए और बी कंबाइन किए, दोनों ने मिलके ए बी बना दिया। क्या बना दिया? ए बी। दोनों की शादी हो गई और दोनों मिल गए। जब 2 और more reactant combine to form a single product, reaction is known as combination reaction। अब एग्जाम्पल जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो कौन सा एग्जाम्पल है? जरा गौर से देखो, इधर इधर देखो। जब हम क्विक लाइम यानी CaO यानी क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें सिलेक्ट लाइम मिलेगा। कैसे? घर में देखा है, घर में वाइट वॉशिंग होती है या पुताई होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें चूना लगता है। वो चूना क्या है? लोगों को लगाने वाला चूना नहीं है, सफ़ेद चूना है। ये जो चूना है इसको हम पानी में मिलाते हैं तो इसमें से हीट निकलती है और फिर इस चूने की हम वाइट वॉशिंग करते हैं। तो वो चूना जब सूख जाता है वाइट वॉशिंग होने के बाद तो एक क्या करता है? बढ़िया सी चमकदार वाइट लेयर बनाता है और वो लेयर होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की। वो हम आगे देखेंगे। अभी इसमें ये देखो, जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है और हीट जनरेट हो रही है। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। स्लेक्ड लाइम की वजह से क्या हो रही है? एक शाइनी मार्बल फिनिश आती है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है उस पर। किसकी लेयर बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैसे हो रहा है? देखो रिएक्शन देखो, CaOH होल ट्वाइस के साथ इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, यही तुम्हारा वाइट वॉश होता है। अच्छा, अब इसको देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखा था। हमने देखा था जब क्या हो रहा है? व्हेन Mg combines with the O2 it forms MgO, 2Mg plus 2MgO। तो ये क्या रहा है? मैग्नीशियम रिबन है। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। जब ये बर्न हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश बन रही है। क्या बन रही है? जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश बन रही है और ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ हो रही है। इस रिएक्शन को अभी हम देखते हैं। यहाँ से देखो, देखो दिखा आपको? ये वाइट डेजलिंग फ्लेम बनता हुआ। मजा आ गया ना इस रिएक्शन को देख के। वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली और उस वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ क्या बना? ये ऐश बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब जरा इसको देखो, ये क्या हो रहा है? ये वाइट वॉशिंग हो रही है। क्या हो रही है? ये वाइट वॉशिंग का एग्जाम्पल है। इसको हम विजुअल में समझते हैं। देखो इसने क्या लिया है? ये पेंट का ब्रश रखा है और इसमें ये स्लेक्ड लाइम को इसने घोला हुआ है। अब ये जैसे ही इस वॉल पे इसको फेरेगा, लगाएगा या करेगा, कुछ दिनों बाद ये जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेगी और बिल्कुल चमकदार हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में इस विजुअल को देख के। अब देखेंगे हमारी क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे कंप्लीट। क्या है?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, स्लेट लाइम का रिएक्शन है और PYQ। ये क्वेश्चन आप देखो 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। देखो PYQ अलर्ट बॉक्स CBSE 2019, ये 2019 का क्वेश्चन है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए टास्क है, राइट। रेस्पिरेशन को ही सॉल्व नहीं करना है, रेस्पिरेशन के बारे में बताना है, साथ में किसके बारे में बताना है, और रेस्पिरेशन के साथ आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बताना, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साथ में बर्निंग ऑफ कोल वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। और साथ में इसमें बर्निंग ऑफ कोल के साथ और कौन सा हो सकता है हमारा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये चारों हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इनको आपको करने हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे सॉल्व। अब आती है नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेरे भाई देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना, मिले दिल मेरा तुम्हारा तो दिल बने हमारा। अब क्या हुआ, मिलने के बाद ये दिल टूट गए, अभी मिलने के बाद ये दिल टूट गए, क्या हुआ, वो उसके साथ नहीं रह पाए, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और अलग हो गए। क्या हो गए, अलग हो गए। अब A और B पहले साथ थे, अब दो हिस्से अलग अलग हो गए, है ना। मेरे दिल के दो टुकड़े और दोनों ही अलग अलग, तो वो डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो सिंगल होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट में। अब ये 3 टाइप की रिएक्शन होती है। फोटोलिटिक, थर्मल का मतलब हीट, थर्मल का मतलब हीट। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होगी तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, तो वो फोटोलिटिक होगी। और थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है जब रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होगी तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगी। बात समझ में आई। अब एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं, विंटेज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी है ब्लैक और वाइट, उस फोटोग्राफी में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होती है, राइट। अब उसके बाद रिएक्शन करके बताया, जैसे कि मैंने अगर सिल्वर क्लोराइड को जो वाइट कंपाउंड है उसको मैंने अगर सनलाइट में रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर बाद ग्रे सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अभी इसको अपन विजुअल के थ्रू देखेंगे। अभी अब एक चीज और समझो इसके अंदर, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम डायग्राम समझेंगे, वो डायग्राम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब इस डायग्राम को मैं प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए एकदम। अब इसमें 2 चीजें होती हैं इस डायग्राम में, क्या क्या, एक कैथोड होगा आपका, एक एनोड। एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो एनोड होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैथोड होगा। नेगेटिव टर्मिनल को हम छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे बार से, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बड़े बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर क्या फिल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल है। इसके अंदर क्या फिल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और यही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। जब करंट की हेल्प से कोई कंपाउंड डिकम्पोज होता है, ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाए H2O का रिएक्शन लिखा है, H2O क्या है, लिक्विड है। इसका जब रिएक्शन होगा H2O का तो क्या हो जाएगा, ये H2 गैस और O2 गैस में डिवाइड हो जाएगा।
ये H2 और O2 गैस में डिवाइड हो जाएगा, 2H2 और 2H2। रिएक्शन में बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिएक्शन में क्या बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। H2O जो वाटर था ये ब्रेक हो गया दो पार्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब कहाँ पे कौन सा बनेगा, तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे फॉर्म होगा और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे फॉर्म होगा। क्यों, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होती है। ऑक्सीजन कैसे होती है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से एनोड पे जाएगी जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो नेगेटिव टर्मिनल पे यानी कैथोड पर जाएगा। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका C2C A2A, एनायंस मूव ऑन एनोड, कैटायंस मूव ऑन कैथोड। एनायंस एनोड पर जाएंगे, कैटायंस कैथोड पर जाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम फोटोलिटिक की वीडियो देखते हैं। फोटोलिटिक का जो हमने एनिमेशन बनाया है वो दिखाते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कैसे जो ब्लैक फिल्म है वो एक फोटो में कन्वर्ट हो जाती है। जो ब्लैक फिल्म है एक फोटो में कैसे कन्वर्ट हो जाती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो ब्लैक फिल्म की रिएक्शन कर रहा है ये आपका, इसको इन्होंने एक फोटो में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब हम आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ है। ये हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन शोन इन द गिवन डायग्राम एंड व्हाट इज द कमर्शियल एप्लीकेशन। ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम से आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा रिएक्शन है और फिर इसका कमर्शियल एप्लीकेशन बताना है। कमर्शियल का मतलब होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसका, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन का एक क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा देख के। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इन दोनों के बारे में लिखना है और इनके ऑब्जर्वेशंस देने हैं। क्या देने हैं, ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको बात समझानी है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आ गई ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दो दोस्त थे और एक तीसरा कबाब में हड्डी, तू और मैं दोस्त, तीसरा कबाब में हड्डी। तो क्या हुआ, ए बी दोस्त थे और तीसरा कबाब में हड्डी सी आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, या फिर बी सी दोस्त थे कबाब में हड्डी ए आ गया। तो उसने क्या किया, जो ताकतवर था, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर की एक थ्योरी है, हर्बर्ट स्पेंसर ने उस थ्योरी में बताया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो ज्यादा ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा, जो ताकतवर नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। कमजोर दुख के बैठ जाएगा और ताकतवर चौड़ा हो जाएगा। समझ में आया ना, मतलब जो ताकतवर यानी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देगा। और इस रिएक्टिविटी को हम पता कैसे करते हैं, तो ये हमें पता चलती है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। अभी पहले ये समझो फिर बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या होगा, जब हम सॉलिड आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैं सॉलिड आयरन को डाल दूंगा तो कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसमें ग्रीन डिपॉजिट हो गया आयरन पे, मतलब फेरस सल्फेट का ग्रीन सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा, उसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है, तो अब हमें
इसमें बताना है कि हमारा जो कॉपर ब्राउन है और ये फेरस सल्फेट पेल ग्रीन है, ठीक है। अब देखो इसको बताया भी है चेक करके उन्होंने कि पहले ये ब्लू सॉल्यूशन में डिप था, थोड़ी देर रखने पे ये हल्का सा ब्राउन डिपॉजिट हुआ और थोड़ी देर बाद पूरा सॉल्यूशन ग्रीन हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया? पूरा ग्रीन हो गया। अब देखो मैं रिएक्टिविटी सीरीज समझाता हूं तुम्हें। क्या समझना है हमको? एक रिएक्टिविटी सीरीज फटाफट से लिख के बताता हूं। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, हमें ऐसे याद करना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, जिंक, लेड के बाद देखो, जिंक के बाद आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है और ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है? डाउनवर्ड जा रही है। मतलब जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज नीचे की तरफ जा रही है वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे एक रिएक्शन में, जैसे देखो आयरन सॉलिड और कॉपर सल्फेट, अब देखना जो आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, ठीक है। तो क्या करेगा? जो ये ज़्यादा ताकतवर है, ये क्या है? ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इसको रिप्लेस कर देगा। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको हम समझते हैं विजुअल के थ्रू, ठीक है मेरे भाई। इसमें कोई दिक्कत आएगी तो अभी हम करेंगे इसको। देखो ये विजुअल देखो कि इस पे क्या होने लगे, ये ब्राउन डिपॉजिट बनना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद पूरा जो सॉल्यूशन है वो ब्लू से ग्रीन हो गया, राइट। अब इसको हम आगे ले जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, ठीक है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखना है क्या। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट इट टर्न्स लाइट ग्रीन एंड ब्राउन कोटिंग फॉर्म। नेम द रिएक्शन एंड राइट द इक्वेशन। रिएक्शन का नाम बताना है और इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो इक्वेशन है ये वाली है, और इक्वेशन में हमेशा याद रखना बैलेंसिंग इज मस्ट। बैलेंसिंग आना बहुत जरूरी है, बिना बैलेंसिंग के काम नहीं होगा। अच्छा सर और कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इक्वेशन हो सकता है? हाँ तो बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं जिंक का रिएक्शन HCl के साथ करा दूं, अगर मैं जिंक का रिएक्शन HCl के साथ करा दूं तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे है। हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे है, इसलिए जो जिंक है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और इसलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन पूछता है वो पेपर में, घबराना नहीं है, जम के आंसर करना है मेरे भाई, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद तुम ना इस मास्टर को भूलोगे ना इन कंसेप्ट्स को। मजा आ रहा हो तो ताली बजा देना। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के तरफ, जो का है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है? अब इसमें स्वैपिंग हो रही है। स्वैपिंग का मतलब क्या है? जैसे एक दोस्त उसकी सहेली, दूसरा दोस्त उसकी सहेली, उसने कहा आज के लिए अपन अदला बदली कर लेते हैं, तू मेरी फ्रेंड के साथ चल जा, मैं तेरी फ्रेंड के साथ चला जाता हूँ। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको? म्यूचुअल एक्सचेंज। इसको क्या बोला जाएगा? इसको हम म्यूचुअल एक्सचेंज बोलते हैं। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब आयंस का जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा दोनों तरफ से, ये दोनों चीजों में, पहले एक की तरफ से हो रहा था अब दोनों की तरफ से हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया जब सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सल्फेट बना देगा और
सोडियम क्लोराइड बना देगा। इसके लिए इसका डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ, अब इसका हम विजुअल देखेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट में और कौन सा रिएक्शन हो सकता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक रिएक्शन हो सकता है लेड, कौन सा, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो जाए किससे, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा ये, तो ये बना देगा PbI2 प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। और जो लेड आयोडाइड है ये येलो PPT फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, येलो PPT। मैं आपको इसमें बहुत सारे बेसिक्स से मान के चल रहा हूँ, वो बेसिक्स आपको आते हैं। यदि नहीं आते हैं तो पूरे चैप्टर के एंड होने के बाद मैं एक बेसिक क्लास लूँगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है और जो हमारी लास्ट रिएक्शन है दैट इज़ अवर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की ट्रेडिंग होती है। किसकी ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, किसकी ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, ऑक्सीजन की ट्रेडिंग होगी। मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, दूसरी जगह ऑक्सीजन रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन में लॉस। इसमें ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन में गेन होगा। कंप्लीट रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली द रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। जो कॉपर है, ब्राउन कॉपर है, अगर उसको हम जलाएंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बर्निंग के टाइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो ऑक्सीजन कॉपर को ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट कर देती है। अब इसी तरह रेडॉक्स का एग्जाम्पल और क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमने सबसे पहले विजुअल चलाया था उसमें, और दूसरा रैंसिडिटी। ये दोनों क्या बताते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को यानी ऑक्सीडेशन को शो करते हैं। ये ऑक्सीडेशन इफेक्ट ज़्यादा दिखाते हैं। रैंसिडिटी का मतलब होता है खाने का खराब हो जाना या फिर सड़ जाना। देखो ये रिएक्शन हो रही है, इसमें ये कॉपर वायर पहले और वो ब्राउन था, जैसे इसको बर्न किया ये ब्लैक में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें अब हमको देखना है रैंसिडिटी एंड प्रिजर्वेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, खाने में फैट प्रेजेंट होता है। खाने में क्या प्रेजेंट होता है, फैट। वो फैट क्या करता है, खाने में जो फैट और ऑयल्स प्रेजेंट हैं, अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करके फाउल स्मेल जनरेट करते हैं। उसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। इसका सबसे एग्जाम्पल है रैंसिड, मतलब सड़ा हुआ खाना गल जाना या खाने में बदबू आने लगना बहुत देर तक रखने पर। जैसे घर में देखा है ना हमने, होता है क्या, खाना जैसे तुम रखेगा कि मम्मी मैं थोड़ी देर बाद आके खा लूँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शाम को जब तुमने खाना खाया तो वो खाने में बदबू आ रही थी। इसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी, खाने का खराब हो जाना। तो खाने को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो खाने को खराब हो जाने से बचाने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने होंगे। इसी तरह इसीलिए भाई किसी ने चिप्स खाए हैं कि नहीं खाए, लेस कुरकुरे, इन सबके खराब ना हो, क्या हो, तो ये क्या करते हैं, इनमें हवा भरते हैं। हम हवा का पैसा दे रहे हैं, खाने का पैसा नहीं दे रहे चिप्स को। तो फिर हवा भरने से क्या होता है मेरे भाई, हवा भरने से क्या होता है, हवा भरने से वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। तो नाइट्रोजन हमारा क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, क्या, यही याद रखना है कि ढंग से पढ़ना है हमको, और क्या याद रखोगे इसमें, ठीक है। हमको बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ेगा रही ना। देखो ऑक्सीडेशन देख लिया, जब फैट और ऑयल एक्सपोज होते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, रैंसिड बना देता है खाने को, यानी खराब कर देता है वो। इसको बचा कैसे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की मदद से, एटमॉस्फेरिक आइसोलेशन की हेल्प से, और इनर्ट गैस फ्लशिंग। इनर्ट गैस फ्लशिंग में हम नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग करते हैं स्नैक्स में, ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और वो इजीली खराब ना हो। तेरे को बात समझ में आ रही है ना मेरे भाई, यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर आई हो, समझ में आई होंगी। जो जो चीज़ें बेसिक रह जाएंगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम मेन कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर में क्या है। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, रेडॉक्स मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडॉक्स मैट्रिक्स। अब जो ये रेडॉक्स मैट्रिक्स है, इसमें जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो क्या है, ये आप समझ लेना।
ऑक्सीजन गेन, ऑक्सीजन लॉस, हाइड्रोजन गेन, हाइड्रोजन लॉस। अब इसमें एक चीज जो तुम्हारे काम की है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो मैं तुम्हें बताता हूं कि जो ऑक्सीडेशन होती है, जो ऑक्सीडेशन होती है वो उनके जो एजेंट होते हैं जो इस रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई मेरे? रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका काम है रिड्यूस करना। अब जो रिडक्शन होता है हमारा जो रिडक्शन होता है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो एजेंट काम करते हैं रिडक्शन कराने में उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ROA और ORA ऑक्सीडेशन जो कराते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो रिडक्शन कराते हैं वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे। कैसे? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा पार्ट क्या होगा इसमें? सब्सटेंस रिड्यूस्ड वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है तो कॉपर और H2O बन रहा है। अब हमें इसमें ये बताना है, बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। तो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, उसका दोस्त, उसका प्यार, उसका भाई, लेकिन इस हाइड्रोजन ने उससे छीन लिया तो क्या बन गया ये? इसमें हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन रिमूव होती है वहां क्या होता है? रिडक्शन होगा। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो अब वो पूछता है कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो कॉपर ऑक्साइड। इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कॉपर ऑक्साइड हमारा सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। सेकंड केस में हाइड्रोजन अकेला था, फिर ये ऑक्सीजन के साथ अपना घर बसा लेता है तो ये H2O बना, मतलब इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो मतलब क्या हुआ? इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो पूछे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिखना है हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है आपने, क्या कि जो रिएक्टेंट से ही देखेंगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, हम रिएक्टेंट साइड से ही देखेंगे। कहां से देखेंगे? रिएक्टेंट साइड से। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये केमिकल यूनिवर्स है, डिकोड करके दिया है ये आपके लिए। केमिकल यूनिवर्स है आपके लिए, डिकोड करके दिया है। इसको आप अच्छे से देख लेंगे। देखिए अच्छे से देखें, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, इसको आप समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम, ठीक है, इतनी चीजें कर ली आपने। अगर आपने इतनी भी चीजें कर ली तो ये मेरी गारंटी है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम्हें इस चैप्टर में से पहले जो मैंने लेक्चर लिया, दूसरा लिया, इसमें से 95% चीज़ें तुमने कवर कर ली हैं। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ तुमने कुछ चीज़ें जो बेसिक है वो तुम्हें आती हैं, यदि नहीं आती है तो भाई मैं तुमको अगले लेक्चर में वो भी सिखा दूंगा। आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।